नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मा गाइड 25, जहां हम फार्मा रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके में समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स पर बात की। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लीनिंग वैलिडेशन। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो क्लीनिंग वैलिडेशन समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लास्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लीनिंग वैलिडेशन आखिर में होता ही क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ क्लीनिंग वैलिडेशन, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिमिट, सैम्पलिंग मेथड्स, क्लीनिंग प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन, कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, और लास्ट में हम जानेंगे कि रीवैलिडेशन क्यों करना पड़ता है या फिर क्राइटेरिया फॉर रीवैलिडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, क्लीनिंग वैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एस्पेक्ट है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्लीनिंग वैलिडेशन मतलब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते समय अगर हमको प्रोडक्ट चेंज करना है या फिर दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो हम उस दौरान क्लीनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। क्लीनिंग वैलिडेशन का मतलब है कि इक्विपमेंट थोरोली और इफेक्टिवली क्लीन होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में वो इक्विपमेंट्स का कुछ रेसिड्यू जाता है तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है और पेशेंट सेफ्टी को रिस्क हो सकता है। उसके लिए हम क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम क्लीनिंग वैलिडेशन का डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें हमको अंडरस्टैंड होता है कि क्लीनिंग वैलिडेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर दैट इक्विपमेंट इज़ प्रॉपरली एंड थोरोली क्लीन। क्लीनिंग वैलिडेशन का इम्पोर्टेंट और सबसे मेन फोकस रहता है क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइड करने पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, व्हाई क्लीनिंग वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट इज। क्लीनिंग वैलिडेशन रिक्वायर्ड होता है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइड करना। उसके बाद टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी, फॉर इफेक्टिव पेशेंट सेफ्टी, रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस कंप्लायंस। उसके बाद टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्लीनिंग वैलिडेशन का मेन और इम्पोर्टेंट फोकस होता है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, बेटर रेगुलेटरी कंप्लायंस, और लास्ट में टू अवॉइड बैच रिजेक्शन। अगर हमारा क्लीनिंग इफेक्टिव नहीं है, क्लीनिंग अगर हमारा प्रॉपरली नहीं है तो रेसिड्यू अगले प्रोडक्ट में या फिर सेम प्रोडक्ट भी है तो उसमें रेसिड्यू जा सकता है और बैच रिजेक्शन का चांसेस। इसके लिए हम क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हमारा क्लीनिंग परफेक्ट नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट का रेसिड्यू नेक्स्ट प्रोडक्ट में जा सकता है और उससे टेस्टिंग हमको ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि बैच रिजेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा क्लीनिंग इफेक्टिव और प्रॉपर नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्लीनिंग वैलिडेशन क्यों करना है? क्लीनिंग वैलिडेशन करने के लिए हमको अलग अलग गाइडलाइंस है। क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए हमको वेरियस गाइडलाइंस है, जैसे कि यूएसएफडीए 21 सीएफआर पार्ट 211 इस सेक्शन में हमको कहा गया है कि इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस कैसे करना है, उसमें क्लीनिंग वैलिडेशन कवर। उसके बाद हम और एक गाइडलाइन फॉलो करते हैं जो यूरोपियन यूनियन ने हमको प्रोवाइड किए, जिसमें हम बोलते हैं ईयूजीएमपी, यानी कि यूट्रालेक्स वॉल्यूम 4। उसमें एनेक्सर 15 में क्लीनिंग वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट्स और उसका पर्पस दिया गया है। उसके बाद हम ICH Q7, मेनली जो एपीआई इंडस्ट्री में फॉलो होता है, ICH Q7, उसमें सेक्शन 12.7 में क्लीनिंग वैलिडेशन क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है और उसको कैसे करना है, वो सब प्रॉपरली डिफाइन है। उसके बाद हम WHO भी फॉलो करते हैं, तो WHO में भी सेम है क्लीनिंग वैलिडेशन रिलेटेड गाइडलाइन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन के कितने अलग अलग प्रकार है। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग। मतलब हम अगर ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अगर हमको बी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्लान करना है, एक बी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हम उसके बीच में एक क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं। जो भी इक्विपमेंट का साइकिल है, मतलब फ्रॉम बैच स्टार्टिंग टू फाइनल पैकिंग, तो हम वो पूरा सीरीज का, वो पूरा लाइन का क्लीनिंग करते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग। उसमें हमको क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है। दूसरा क्लीनिंग होता है कैंपेन क्लीनिंग। अगर हम सेम प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमको आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ बैचेस, हमको इक्विपमेंट्स क्लीन करना पड़ता है, रिक्लीन करना पड़ता है। क्यों क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग में हम बैचेस प्लान करते हैं और उसके बाद आफ्टर सब पीरियड ऑफ टाइम
वहाँ पर एक रेसिड्यू जिधर हमारा क्लीनिंग इफेक्टिव नहीं है। रेगुलर हम बैच टू बैच के बाद टाइप ए क्लीनिंग करते हैं, मतलब बैच टू बैच क्लीनिंग करते हैं, और आफ्टर नंबर ऑफ बैचेस हमारा क्लीनिंग इफेक्टिव नहीं होता है टाइप ए क्लीनिंग। इसके लिए रेसिड्यू बच जाता है। वो रेसिड्यू निकालने के लिए और प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम कैंपेन क्लीनिंग करते हैं। उसमें हम डिफाइन करते हैं कि हम मैक्सिमम कितना बैचेस तक प्लान कर सकते हैं, और उसमें कितना मैक्सिमम बैचेस हम प्लान कर सकते हैं, और उसमें क्लीनिंग इफेक्टिवनेस है या नहीं है वो सब उसमें डिफाइन और उसमें क्लैरिफाई किया जाता है। क्लीनिंग वैलिडेशन का तीसरा टाइप है ब्रैकेटिंग या फिर वर्स्ट केस सिलेक्शन। अगर हमारे एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम 10 से 15 या फिर ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का क्लीनिंग वैलिडेट करना, उसको वैलिडेट करना और ट्रैकिंग करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, और उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। इसके लिए हम बोलते हैं ब्रैकेटिंग करो या फिर वर्स्ट केस सिलेक्शन क्राइटेरिया अपनाओ। उसमें नंबर ऑफ क्राइटेरियाज है कि वर्स्ट केस कैसे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला आता है मोस्ट टॉक्सिक, जिसका टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लिस्ट सोल्यूबल, जो भी प्रोडक्ट है वो सोल्यूबल नहीं है। अगर आप सॉल्वेंट समझो, मिथेनॉल है या फिर IPA है, DMS, अलग अलग सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट में वो प्रोडक्ट सोल्यूबल नहीं है, वो प्रॉपर डिजॉल्व नहीं होता है क्लीनिंग के टाइम पे, उसको हम ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड हाई पोटेंसी, जिसका प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। एक मॉलिक्यूल है जिसका प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। और फोर्थ है उसमें डिफ़िकल्ट टू क्लीन, मोस्ट स्टिकी, जो क्लीनिंग के समय बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्लीनिंग करना, जिसको हम नहीं क्लीन कर सकते, वो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं। उसमें अगर हमने वो प्रोडक्ट का क्लीनिंग वैलिडेट कर लिया तो उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अगर हमारा ब्रैकेटिंग वाला प्रोडक्ट या फिर वर्स्ट केस सिलेक्शन या फिर वर्स्ट केस सिलेक्शन वाला प्रोडक्ट पास होता है, क्लीनिंग उसका वैलिडेट होता है, तो हम उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके लिए वो क्राइटेरिया एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिमिट। वो कैसे डिफाइन होता है और उसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिमिट यानी कि कितना PPM तक, कितना PPB तक हमको वो रिजल्ट्स मिलना चाहिए ड्यूरिंग क्लीनिंग वैलिडेशन। तो हम उस साइंटिफिक और वेल जस्टिफाइड तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैको, मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर। मतलब ए प्रोडक्ट से अगर हम बी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैक्सिमम कितना रेसिड्यू नेक्स्ट प्रोडक्ट में जा सकता है, और वो अलाउड है एज पर गाइडलाइन, एज पर फॉर्मूला। वेरियस फार्मूलाज दिए गए हैं, उसके हिसाब से वो उतना मिलीग्राम तक, उतना पार्ट्स पर बिलियन तक उस प्रोडक्ट में जा सकता है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं है ऑन द पेशेंट सेफ्टी। तो उसको हम बोलते हैं मैको, मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर। उसके बाद हम उसमें थेरापेटिक डेली डोज, उससे भी एक फार्मूला है, उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिमिट। उसके बाद परमिटेड डेली एक्सपोजर, उसमें क्या रहता है ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो उसमें हम डिफाइन करते हैं थेरापेटिक डेली डोज, टोटल डेली डोज, मैक्सिमम डेली डोज, परमिटेड डेली एक्सपोजर। मतलब वो पेशेंट को लाइफ टाइम उतना अमाउंट का ड्रग दिया गया तो उसको इम्पैक्ट नहीं है, उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं है, उसको बोलते हैं परमिटेड डेली एक्सपोजर। उसे हम डिफाइन करते हैं मैको का वैल्यू। उसके बाद और उसमें और एक चीज़ लगता है, तो हम बोलते हैं बैच साइज, आउटपुट बैच साइज जो मिनिमम है कोई भी प्रोडक्ट का, तो हम उसमें ले सकते हैं। मैको का पहला फॉर्मूला है थेरापेटिक डेली डोज ऑफ ए प्रोडक्ट, जो हम अभी बना रहे हैं वो प्रोडक्ट का थेरापेटिक डेली डोज इंटू मिनिमम बैच साइज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट डिवाइड बाय SF, यानी कि सेफ्टी फैक्टर, जिसको हम 1000 कंसिडर करते हैं फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनटू लोएस्ट डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट का जो कम से कम डेली डोज है लिमिट, वो हम उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, और एक मैको का वैल्यू आता है इन मिलीग्राम। और दूसरा एक फॉर्मूला है बेस्ड ऑन PDE अप्रोच। अगर हम PDE वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो हम मैको कैसे निकालते हैं, मैको इज इक्वल टू PDE इंटू मिनिमम बैच साइज डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर SF 1000 इंटू मैक्सिमम डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो वो दो फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा एक फार्मूला रहता है जनरल लिमिट, हमारा बैच साइज जो भी है प्रोडक्ट का आउटपुट, उसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा ENMG, तो उसको हम मैको कंसिडर करते हैं। तीनों या फिर और अगर दूसरा कोई फार्मूला है वो यूज़ करके हम मैको निकालते हैं।
और उसमें सबसे कम जो मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर है उसको हम कंसिडर करते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए। जो भी मैक को हम कंसिडर करेंगे फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन उसको हम वो इक्विपमेंट्स पे अप्लाई करते हैं। हमारा इक्विपमेंट का सरफेस एरिया और उसको रिंस वॉल्यूम कितना है, अगर उसको हम फ्लशिंग करते हैं तो रिंस का वॉल्यूम पकड़ के हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना हमारा मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट से जा सकता है, तो वो इफिशिएंट है और उसमें पेशेंट सेफ्टी पे या फिर क्लीनिंग वैलिडेशन पे इम्पैक्ट नहीं है। तो वो डिवाइड करने के बाद हम हर एक इक्विपमेंट का मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर यूज़ करके एक लिमिट्स निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं रिंस एंड स्वैब लिमिट। रिंस और स्वैब हम आगे जानेंगे। उसके बाद रिंस और स्वैब लिमिट निकालने के लिए हमको मैको का ज़रूरत आता है और उसमें सरफेस एरिया ऑफ इक्विपमेंट्स कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ इक्विपमेंट्स, वो उसमें इम्पोर्टेंट होता है और उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग मेथड्स। इक्विपमेंट्स का सैम्पलिंग कैसे करना है, उसमें दो पार्ट्स है, एक रिंस सैम्पलिंग और स्वैब सैम्पलिंग। रिंस और स्वैब में डिफरेंस है। स्वैब सैम्पलिंग एक इक्विपमेंट्स के कॉन्टैक्ट पार्ट्स पे सैंपल लिया जाता है वहाँ से क्लीन पार्ट से और उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के बाद हमको पता चलता है कि वो पार्ट में वो इक्विपमेंट्स का सरफेस एरिया पे कितना प्रोडक्ट रेसिडिव है। और रिंस सैम्पलिंग में हम जो भी इक्विपमेंट्स है उसको थोरोली रिंस करते हैं विथ सॉल्वेंट, जो कुछ सॉल्वेंट है उसमें हम उसको रिंस करते हैं और वो एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं। स्वैप सैम्पलिंग में हमको वेरियस लोकेशन डिसाइड करना होता है, जैसे कि अगर हम स्वैप सैम्पलिंग के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं वो लोकेशन डिफ़िकल्ट टू क्लीन होना चाहिए। हम इजीली उधर क्लीन नहीं कर सकते, वो हम लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। जिससे अगर उस लोकेशन पे हमारा क्लीनिंग इफ़ेक्टिव है तो जिधर हम इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, इजीली उस इक्विपमेंट्स को थोरोली क्लीन कर सकते हैं, वो तो ऑलमोस्ट क्लीन ही होगा और इफिशिएंट ही होगा। व्हाइल गिविंग स्वैप सैम्पलिंग लोकेशन, इट इज़ मस्ट नेसेसरी टू नो द इक्विपमेंट्स सरफेस, नो द इक्विपमेंट्स एग्जैक्ट ड्राइंग। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि कौन सा लोकेशन है जो डिफ़िकल्ट टू क्लीन है। और अगर मान लीजिए आप रिएक्टर का कोई भी एक सैम्पलिंग प्लान बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि अगर हमको डिफ़िकल्ट टू क्लीन एरिया सिलेक्ट करना है तो रिएक्टर का सबसे डिफ़िकल्ट टू क्लीन एरिया है उसका एजिटेटर का अपर साइड, जो अंदर से हमको इजीली क्लीन नहीं हो सकता है। तो वो लोकेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि उधर हम स्वैप के लिए नहीं जा सकते। वो रिएक्टर में हमको स्वैप के लिए उधर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम रिएक्टर के केस में अगर हम रिएक्टर के मैनुअल के साइड से सैंपल लेंगे और वो सैंपल अगर हमारा पास रहेगा तो रिएक्टर हमारा ऑलरेडी क्लीन है, उसके बाद हम उसको वैलिडेट बोल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसीजर्स। क्लीनिंग प्रोसीजर्स में क्लीनिंग एजेंट कौन सा यूज़ करना है या फिर क्लीनिंग सॉल्वेंट्स कौन सा यूज़ करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहना चाहिए, फिर उसका इक्विपमेंट से कॉन्टैक्ट टाइम क्या रहे, केस ऑफ रिएक्टर, इन केस ऑफ ड्रायर अगर हमको टेम्परेचर लगता है क्लीनिंग के टाइम पे तो उसमें डिफाइन रहता है। तो मैनुअल है और CIP मेथड, क्लीनिंग इन प्लेस मेथड, उसमें हम इक्विपमेंट्स को क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग प्रोसीजर में सीरीज ऑफ स्टेप डिफाइन होता है। अगर हम एक इक्विपमेंट्स को क्लीनिंग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसमें हमको कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है, क्या प्रोसेस है, उसको कितना टाइम रखना है, उसके बाद सैंपल कैसे निकालना है, सैंपल कैसे फॉरवर्ड करना है, उसके बाद सैंपल होने के बाद इक्विपमेंट्स को ड्राई कैसे करना है, उसको इंस्पेक्शन कैसे करता है, उसका विजुअली क्लीनिंग कैसे चेक करना है, वो सब उसमें सीरीज में डिफाइन रहता है और वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वाइल क्लीनिंग। तो हमने क्लीनिंग वैलिडेशन का मोस्ट टॉपिक तो समझ लिया। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे आते हैं कि क्लीनिंग वैलिडेशन करते समय हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहला हमको क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल लगता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव, स्कोप स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट में हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमने लोकेशन डिफाइन की है, जो भी इक्विपमेंट सिलेक्ट किए हैं, जो भी वर्स्ट केस सिलेक्शन किया है वो इफ़ेक्टिव और सही है कि नहीं। तो उसमें रिस्क बेस्ड अप्रोच होना चाहिए एज़ पर गाइडलाइन। उसके बाद क्लीनिंग SOPs होना चाहिए हमारे पास, जो भी हम इक्विपमेंट्स का क्लीनिंग कर रहे हैं उसका सबका हमारे पास SOPs होना चाहिए। उसके बाद एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन होना चाहिए। जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट क्लीनिंग सैंपल्स, टू डिटेक्ट प्रोडक्ट रेसिड्यू, तो उसका मेथड वैलिडेट है कि नहीं। वो उसके बाद रॉ डाटा होना चाहिए, जैसे कि इक्विपमेंट सरफेस एरिया, वो
क्रिटिकल है, उसके बाद इक्विपमेंट्स का कैपेसिटी, उसका एमओसी, उसके बाद फाइनल हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन रिपोर्ट। वो सब एक्टिविटीज़ होने के बाद 3 से लेके 10 बैच तक का क्लीनिंग वैलिडेशन हम प्लान कर सकते हैं। उसमें कंसेक्यूटिव 3 बैचेस का क्लीनिंग कैंपेन होने के बाद हम क्लीनिंग वैलिडेशन रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन मिस्टेक्स और ऑडिट ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू क्लीनिंग। तो पहला है रॉन्ग वर्स्ट केस सिलेक्शन। अगर हमने वर्स्ट केस सिलेक्शन ही प्रॉपर नहीं किया तो हमारे क्लीनिंग वैलिडेशन को कुछ मीनिंग रह रहेगा और वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने जो भी स्वैब और रिंस का लिमिट डिफाइन किया है वो साइंटिफिक और प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद सैम्पलिंग मेथड्स एंड लोकेशन आर नॉट जस्टिफाइड प्रॉपरली। हमने जो सैम्पलिंग लोकेशंस डिफाइन किए हैं और हमने जो सैम्पलिंग पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, सैम्पलिंग मेथड डिफाइन किए, वो प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं है, तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन आ सकता है। उसके बाद रीक्लीनिंग क्राइटेरिया इज नॉट डिफाइंड। अगर हमारा रिजल्ट फेल होता है, अगर हमारा क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है और अगर हमको कुछ रेसिड्यू डिटेक्ट होता है वाइल क्लीनिंग सैंपल एनालिसिस, तो उसका रीक्लीनिंग कैसा करना है वो अगर हमने डिफाइन नहीं किया है तो हमारे वैलिडेट प्रोसेस को कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। उसके बाद लास्ट में होल्ड टाइम इनकम्प्लीट, मतलब इक्विपमेंट्स का होल्ड टाइम ही नहीं है। इक्विपमेंट्स क्लीन रहने के बाद उसको हम कितना टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और अगर हमने यूज़ नहीं किया तो उसको हमको फर्दर क्लीनिंग कैसा करना है और यूज़ कैसा करना है, वो सब उसमें जस्टिफाइड और डिफाइन होना चाहिए। उसी को बोलते हैं होल्ड टाइम वैलिडेशन। अगर वो नहीं है तो हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसको बोलते हैं रीवैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक, रीवैलिडेशन क्यों करना है। तो आइए जानते हैं रीवैलिडेशन का रिक्वायरमेंट्स। पहला, अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए है तो हमको उसका क्लीनिंग वैलिडेशन करना है। चेंज इन क्लीनिंग एजेंट और सॉल्वेंट, अगर हमने क्लीनिंग सॉल्वेंट या फिर रिएजेंट चेंज किया तो हमें क्लीनिंग रीवैलिडेशन करना है। चेंज इन इक्विपमेंट्स और मॉडिफिकेशन। उसके बाद बैच साइज इंक्रीज, अगर हमने बैच साइज बढ़ाया, अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा आता है, अगर हमारा आउटपुट बढ़ता है तो हमको क्लीनिंग रिवैलिडेशन करना है। और लास्ट में फेल्ड रिजल्ट, अगर हमारा रिपीटेड फेल्ड रिजल्ट से तो हमको क्लीनिंग रिवैलिडेशन करना है। याद रखिए, क्लीनिंग वैलिडेशन बस एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, वो रेगुलेटर्स का ट्रस्ट जीतने का साइंस है। अगर आज के वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो और अगर आपका नॉलेज अपस्किल हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट्स रियली encourage me to update more information related to pharmaceutical on this YouTube channel. Thank you.